हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो फंक्शन के बाद एक्चुअली वो फंक्शन रिलेटेड ही है। तो उसका नाम है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन हम लोग लास्ट क्लास में जो किए थे, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन इस तरीके से किए थे, तो उसका ही मतलब नेक्स्ट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शंस। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन में किस तरीके से हम लोग डील करेंगे वो आज देखते हैं। तो मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये हम लोग का कैपिटल ए है, ये हम लोग का कैपिटल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन एफ फंक्शन, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया है जहाँ पे डोमेन हम लोग का कैपिटल ए है और कोडोमेन हम लोगों का कैपिटल बी है। तो अगर इस तरीके से फंक्शन कंसिडर कर लिया तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एक है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y किसका एलिमेंट है, मीन्स y कोडोमेन का एलिमेंट है, एंड दैट एलिमेंट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है, f फ्रॉम a टू b। तो अगर f फ्रॉम a टू b इस तरीके से एक फंक्शन है और जो फंक्शन हम लोगों का 1 1 होता है, 1 1 एंड ऑन टू b होता है, कंसिडर कर लेते हैं कि ये फंक्शन जो है हम लोगों के पास वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसी को अगर नोटिस करके और एक फंक्शन अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सेम सेट तो सेम ही रहने दो, सेट सेम रहने दो, और दूसरा और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो है हम लोगों का g फ्रॉम b टू a। तो g फ्रॉम b टू a अगर होगा तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, दिस दिस। तो ये हम लोगों का g, यहाँ पे b, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ एक एलिमेंट रहेगा, मान लेते हैं इसको y कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि b का एलिमेंट y है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वो g ऑफ y आएगा, g ऑफ y आएगा। बट कैपिटल A में जो भी एलिमेंट है वो तो हम लोगों का स्मॉल x होता है, तो दैट स्मॉल x इज इक्वल टू g, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो स्मॉल x हो या फिर z हो, कुछ अलग सभी वेरिएबल हो सकता है, डजंट मैटर। तो मैं जस्ट सिंपली स्मॉल x ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल x इज इक्वल टू g ऑफ y, एंड g ऑफ y मतलब क्या है, हम लोगों का g ऑफ f ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोगों का g ऑफ f ऑफ x इस तरीके से बनता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब x को ही हम लोग इस तरीके से g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने और एक चीज़ कराया था तुम लोगों को कि g ऑफ f ऑफ x इजिकल टू, अगर हम लोगों का स्मॉल x होता है तो ये एक्चुअली डोमेन x जो वेरिएबल है वही फिर से मिल जाता है यहाँ पे। तो ये हम लोगों का डोमेन के ऊपर डिपेंड करके वो आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट करता है। तो आई एक्स, ठीक है, आई ए एक्स, यहाँ पे डोमेन हम लोगों का x कहाँ से लिया जा रहा है, कैपिटल A डोमेन से लिया जा रहा है, दैट्स व्हाई आई ए एक्स। लास्ट क्लास में इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, जी ओ एफ इजिकल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, जी ओ एफ इजिकल टू आइडेंटिटी फंक्शन। वहाँ पे डोमेन क्या है, कैपिटल A डोमेन। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज योर कैपिटल A, दिस इज योर कैपिटल B। तो यहाँ पे एक फंक्शन है स्मॉल एफ फंक्शन एंड कैपिटल A कैपिटल B। यहाँ पे और एक सेट है जो सेट हम लोगों का जी फंक्शन, ठीक है। और वो सेट जी फंक्शन हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया था, B टू A डिफाइन किया था। तो B टू अगर डिफाइन करेंगे तो B टू A ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ से एक एलिमेंट कंसिडर करो, तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो इधर जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट योर वाई। तो फिर से ये एलिमेंट अगर यहाँ पे गया तो दिस विल बिकम जी ऑफ व्हाट, जी ऑफ वाई, एंड जी ऑफ वाई उसको तो तुम अलग से डिफाइन करके बोल सकते। तो अभी तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है
ये हम लोगों ने क्या बोला था, जी ऑफ एक्स, ये बोला था ना, जी ऑफ एक्स, यही तो बोला था। जैसे कि दिस इज योर जी ऑफ वाई ना, जी ऑफ वाई कैन बी रिटन एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली हम लोगों को जो फंक्शन, नया सा फंक्शन मिला, वो कंपोजिशन करने के बाद GOF फंक्शन मिला, और वेरिएबल स्मॉल एक्स है। तो वेरिएबल अगर स्मॉल एक्स है तो वो वेरिएबल कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से ले जाके यहाँ तक। तो ये हम लोग का फंक्शन यहाँ पे बन चुका है GOF फंक्शन। तो GOF फंक्शन इक्वल टू सेम सेट है ना। जब भी सेम सेट टू सेम सेट अगर कोई फंक्शन क्रिएट होता है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो GOF इजिकल टू आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग G फ्रॉम ए B टू A, G फ्रॉम B टू A एंड F फ्रॉम A टू B, इस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे, तब जाके फिर से हम लोगों को वही मिलेगा। जस्ट यहाँ पे फंक्शन चेंज होके ये B बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये A। दिस इज योर G फंक्शन, दिस इज योर F फंक्शन। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन क्या मिलेगा, पहले तो मिला था GOF फंक्शन, तो अभी मिल जाएगा FOG फंक्शन। ठीक है, और ये FOG फंक्शन किसके बराबर होगा, देखो B टू B हो रहा है फंक्शन, तो B टू B अगर फंक्शन होगा तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, जहाँ पे डोमेन B हो। ठीक है, और यहाँ पे डोमेन हम लोगों का कैपिटल A है। अच्छा, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके अगर अगर हम लोगों के पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम A टू B, वो 1 1 है, 1 2 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोगों ने वहाँ पे अनदर और एक फंक्शन डिफाइन कर पाया जो G फ्रॉम B टू A है, ठीक है, तब जाके G फ्रॉम B टू A सच दैट ये कंडीशन अगर होल्ड करता है एंड सिमिलरली ये कंडीशन अगर होल्ड करता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि G इज द इनवर्स ऑफ F, मतलब वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, और इनवर्स एग्जिस्ट होने के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि अनदर फंक्शन जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, उस अनदर फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स। जैसे कि यहाँ पे यू कैन से G इज द इनवर्स ऑफ F, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे डेफिनेशन के तौर से किस तरीके से बनेगा, F फ्रॉम A टू B एक फंक्शन है which is 1 1 and on 2. So F from A to B is a function which is 1 1 and on 2, and G is another and we can define G another function from B to A और B, ये रिवर्स में कंपोजिशन करने के लिए तो B पहले लाना पड़ेगा और A को ही वहाँ पे रहने देना। ठीक है, अगर यहाँ पे C डालोगे तो वहाँ पे कोई मतलब इनवर्स फंक्शन होने का मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे हम लोग G from B to A, there exists another function G from B to A such that GOF is equal to identity function where domain is capital A and FOG is equal to identity function where domain is capital B. Then इसके बाद अगर ये सब होल्ड होता है, देखो अगर ये सब कंडीशन होल्ड होता है, जैसे कि अनदर फंक्शन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड होता है, देन इसको थोड़ा सा रब करना, then the inverse of F exists and G is the inverse of small f and G is the inverse of small f. ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया G is the inverse of small f and we can write
कैन राइट G इज इक्वल टू F इनवर्स। तो हम लोग इस तरीके से G इज इक्वल टू F इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, तो we can write G is equal to F inverse so that यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे तो और G बोल के कुछ नहीं है, जो है वो F ही है हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, F इनवर्स ओ F इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो तुम चाहो तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या था, कैपिटल ए था, तुम चाहो तो इस तरीके से डोमेन कैपिटल ए डाल सकते हो, अदरवाइज F डिफाइन हो रहा है तो उस हिसाब से तो अनदर हम लोगों का जो कंडीशन है वहाँ पे बिठा देना है, जस्ट G के जगह पे F इनवर्स बिठा देना है, F इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनवर्स यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो अगर लिखना चाहते हो तो मैं एक बार इसको लिखा देता हूँ। ये इनवर्स जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से समझोगे तभी जाके एग्जांपल्स कर पाओगे इसके रिलेटेड। तो इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, और एक चीज़ देख लो डायग्राम के थ्रू, अगर ये हम लोगों का f फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली f फंक्शन फ्रॉम a टू b है, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का इनवर्स फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन इस तरीके से किस लिए एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे हम लोगों का f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे कैपिटल ए था, कैपिटल बी था, कैपिटल ए था, ठीक है। तो यहाँ पे f था, यहाँ पे g था। तो मैंने थोड़ी देर पहले g इज इक्वल टू f इनवर्स ही तो बोला था ना, g इज इक्वल टू f इनवर्स ही तो बोला था थोड़ी देर पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो f from a to b, and g which is nothing but your f inverse from b to a ना। तो f from a to b अगर है तो इसका इनवर्स जो अल्टीमेटली हम लोगों का g पहले था, तो इफ f इनवर्स दैट f इनवर्स फ्रॉम b to a होना चाहिए, यही ना। तो इसी तरीके से मैंने इसको एक साथ एक जगह पे डायग्राम में ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर एक एलिमेंट x है, स्मॉल x अगर एक एलिमेंट है इस f के अकॉर्डिंग डोमेन में, तब जाके यहाँ पे y अनदर वेरिएबल ये f ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जब फंक्शन f फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे तब जाके इस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस जगह से इस जगह पे आएंगे तो क्या बनेगा, अभी इस जगह पे इस तरीके से आएंगे तो ये अभी y एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो y एलिमेंट हम लोगों का क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y, बट यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट तो स्मॉल x है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो लिख सकता हूँ, इफ f from a to b and g from b to a, if f from a to b and g from b to a, b2 function functions such that g of f is equal to identity a and f of g is equal to identity b, ठीक है, comma here I suffix a and I suffix b are identity
functions defined on capital A and defined on capital A and capital B respectively. ठीक है, defined on capital A and capital B respectively. Then F is said to be, then F is said to be invertible. Then F is said to be invertible. मतलब F को हम लोग बोल सकते हैं कि F का इन्वर्स निकाल सकते हैं, F का इन्वर्स बना सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं. तो F is invertible and G is called the inverse of small f. Which is denoted by F inverse, which is denoted by F inverse. So, which is denoted by F inverse. Hence, F inverse OF is equal to I suffix A and F inverse is equal to I suffix B. तो जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है. तो एक दो चीज हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे. नोट में if note number 1, if small f from A to B and small g from B to A, B2 functions अगर हम लोगों के पास f from A to B and g from B to A, अगर दो फंक्शंस हैं हम लोगों के पास, such that g of f is equal to identity function of A on A and f of g is equal to identity function on B. Then both f and g are bijective. तो इसका मतलब अगर दो फंक्शन हम लोगों के पास है, f फंक्शन और g फंक्शन, जहाँ पे डोमेन f का डोमेन कैपिटल F है, कोडोमेन कैपिटल B, और g का डोमेन कैपिटल B और कोडोमेन कैपिटल A. तो अगर दो फंक्शन है जहाँ पे हम लोगों का GOF फंक्शन GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है और FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, डोमेन यहाँ पे कैपिटल B और डोमेन यहाँ पे कैपिटल A. अगर इस तरीके से हम लोगों के पास कंडीशंस गिवन है, देन बोथ f एंड g आर बाइजेक्टिव. इसका मतलब अगर ये दोनों फंक्शन ये सब कंडीशन होल्ड करता है, तब जाके f और g दोनों के दोनों बाइजेक्टिव है, ठीक है, f एंड g दोनों के दोनों बाइजेक्टिव है. तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे वही क्लियर होता है कि हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखा था कि f एक फंक्शन है, g अनदर फंक्शन है, दो फंक्शंस है,
डोमेन कोडोमेन इस तरीके से पहले भी डिफाइन हुआ था फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के डेफिनेशन में। तो अगर इस तरीके से डिफाइन है और वहाँ पे ये भी बोला गया था कि ये दोनों कंडीशन होल्ड होता है, तब जाके हम लोग क्या बोल सकते थे, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि G इज द इनवर्स ऑफ कैपिटल, सॉरी G इज द इनवर्स ऑफ F, G इज द इनवर्स ऑफ F, ये बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके से ये कंडीशन होल्ड होता है तब जाके हम लोगों का F और G दोनों के दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब F और G फंक्शन इस तरीके से है और अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तब जाके G को F का इनवर्स बोला जाता है, मतलब F इन्वर्टिबल होता है। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि F और G बाइजेक्टिव भी होता है सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक फंक्शन इनवर्स होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी होता है। यही तो ये नोट नंबर 1 और जो थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन दिया था, इन दोनों डेफिनेशन को अगर मतलब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से वही कंक्लूड होता है कि एफ फंक्शन जो है हम लोगों के पास, वो एफ फंक्शन को इन्वर्टेबल या फिर इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है, ऐसा तभी बोल पाएंगे अगर वही फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो ठीक है, इसका मतलब जितना सारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो फंक्शन हम लोगों का इन्वर्टिबल भी होगा, मतलब उन सब फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसका ही इन दोनों को वो डेफिनेशन और ये नोट नंबर 1 अगर कंबाइन करेंगे तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a function small f from a to b is said to be invertible if and only if f is bijective। मतलब अगर f फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर f फंक्शन इन्वर्टेबल है तब जाके वहां पे हम बोल सकते हैं f फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। तो यही एक्चुअली हम लोगों का यहाँ पे कंसेप्ट। नंबर 3 अगर नोट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, इफ f from a to b and g from b to c and g from b to c be two invertible functions, invertible functions such that g of f is invertible then g of f whole inverse is equal to f inverse o g inverse। तो इस तरीके से अगर हम लोगों के पास f एक फंक्शन है और g अनदर फंक्शन है, हम लोगों के पास f from a to b and g from b to c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का फंक्शन है f from a to b and g from b to c, B2 इन्वर्टेबल फंक्शंस, ये दो हम लोगों के पास इन्वर्टेबल फंक्शंस है, सच दैट
GOF इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है, GOF जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, मतलब A to B और G from B to A अगर होता तो वो इन्वर्टिबल हो जाता, ठीक है, तो वो इन्वर्टिबल हो जाता, बट यहाँ पे इन्वर्टिबल होता कब, अगर GOF इजिकल टू I सफिक्स है और GOF इजिकल टू FOG इजिकल टू I सफिक्स B, इस तरीके से होता तब जाके वो इन्वर्टिबल हो जाता। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम A to B एंड फंक्शन G फ्रॉम B to C, B to इन्वर्टिबल फंक्शंस, मतलब ये दोनों ऑलरेडी इन्वर्टिबल फंक्शंस है। इन्वर्टिबल फंक्शंस है मतलब f जो फंक्शन है इसका f इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, g जो फंक्शन है इसका अलग से g इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इन्वर्टिबल फंक्शंस है, ठीक है, सच दैट GOF उसका जो कॉम्पोजिशन है, ये दोनों फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन है वो भी हम लोगों का इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वर्टिबल है, f इन्वर्टिबल है, g इन्वर्टिबल है, उसके साथ साथ GOF ये भी इन्वर्टिबल है, तीनों के तीनों अगर इन्वर्टिबल है तब जाके ये कंडीशन होल्ड होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल है मतलब यहाँ पे क्या होगा, f इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे इन्वर्टिबल मतलब G इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे इन्वर्टिबल मतलब GOF होल इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये सब एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होने के बाद हम लोग ये ऑपरेशन जो है ये होल्ड होगा ही होगा, जैसे कि GOF इसका होल इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, मतलब F इनवर्स जो एग्जिस्ट है वो भी तो हम लोगों का एक फंक्शन है, B to A हो जाएगा। सिमिलरली G इनवर्स जो फंक्शन है वो भी हम लोगों का और एक फंक्शन है जो C to B हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाता है, ये दोनों इनवर्स फंक्शंस जो है, ये दोनों इनवर्स फंक्शन का भी कॉम्पोजिशन जो बनेगा वो कॉम्पोजिशन इसके बराबर हो जाएगा। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो आई थिंक ये सब नोट्स मैंने जो लिखाया जो एक्सप्लेन किया है सभी लोगों को आई थिंक क्लियर है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो ये क्लास फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि डाउट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई अगर फंक्शन गिवन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10, मतलब ये हम लोग का डोमेन है और ये हम लोग का कोडोमेन है, ठीक है। डिफाइंड बाय f is equal to 110 210 310 410। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया है, एक फंक्शन है। मैं जस्ट एक एक एग्जांपल लिखूंगा और एक एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, नहीं तो बाद में पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा और मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन इस तरीके से 1 2 3 4
और कोडोमेन हम लोग का जस्ट एक ही एलिमेंट है कोडोमेन में, तो जस्ट एक ही एलिमेंट है वो, तो उस हिसाब से 1 का इमेज 1,10 पेयर वाइज 1,10 1,10 मतलब डोमेन से ये लिया जा रहा है और कोडोमेन से वो लिया जा रहा है, तो 1 और 10 का कनेक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं। दैट मीन्स 10 इज द इमेज ऑफ 1, 10 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर f, ठीक है, f फंक्शन क्या है। तो सिमिलरली 10 इज द इमेज ऑफ 2 अंडर f, सिमिलरली 10 इज द इमेज ऑफ 3 अंडर f, 10 इज द इमेज ऑफ 4 अंडर f, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, इससे वही क्लियर होता है कि अगर तुम लोगों ने जो मैंने 1 1 on 2 का जो 1 1 on 2 का जो चैप्टर से डिस्कस किया था वो तुम लोग अच्छे से देखोगे, तब जाके आई थिंक ये किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो फिर से तुम लोगों को देखना पड़ेगा, देखने के बाद तुम लोग अच्छे से क्लियर हो पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो बाइजेक्टिव चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हम लोगों ने नोट क्या लिखा था, हम लोगों ने नोट यही लिखा था कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी जाके वो इन्वर्टिबल है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव कब होता है एक फंक्शन, अगर एक फंक्शन 1 1 होता है उसके साथ साथ वही फंक्शन अगर ऑन टू भी होता है तभी जाके उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो इसको वही चेक कर लेते हैं कि 1 1 होता है या फिर ऑन टू होता है, चेक कर लेते हैं। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है तब जाके बाइजेक्टिव, दैट मीन्स इन्वर्टिबल। तो 1 का इमेज 10, 2 का इमेज 10, 3 का इमेज 10, 4 का इमेज 10। तो यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है डोमेन में, हर एक एलिमेंट्स का इमेज एक ही एलिमेंट, दैट मीन्स अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे f फंक्शन 1 2 3 4 यहाँ पे 10, तो इसका भी इमेज 10, इसका भी इमेज 10, इसका भी इमेज 10, इसका भी इमेज 10। तो इस तरीके से हम लोगों का हर एक एलिमेंट का इमेज 10 है। तो बट हम लोगों का जो 1 1 जो हम लोगों का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट का इमेज, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वही मतलब 1 का इमेज जो होगा वो बाकी किसी का इमेज नहीं होना चाहिए, वही यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हर एक एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये 1 1 नहीं है। बट ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, ऑन टू के लिए देखना पड़ता है कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। प्री इमेज मतलब यहाँ पे कनेक्शन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि 10 छोड़ के तो एक्स्ट्रा और एक भी एलिमेंट नहीं है कोडोमेन में जिसका कनेक्शन ना हो, तो इसी वजह से ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है बट 1 1 नहीं है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे जस्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऐसा बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, f इज नॉट इन्वर्टिबल। f इज नॉट इन्वर्टिबल। अभी रीजन बोला गया है, ये रीजन क्या है, बिकॉज f is on to, f is on to but not 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जांपल को डिटेल्स में क्लियर कर लिया है, तो आई थिंक किसी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल पे मूव करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अनदर एग्जांपल जो है वो f फ्रॉम 5 6 7 to 5 6 7 to 1 2 3 4। तो इस तरीके से और एक एग्जांपल है, डिफाइंड बाई f is equal to क्या क्या गिवन है 5 1 6 3 7 4।
5 1 6 3 7। तो इस तरीके से हम लोगों का गिवन है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 5 का इमेज 1, अभी थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेंगे, थोड़ी देर पहले तो डायग्राम ड्रॉ करके भी देख लिए थे, तो इसको अभी थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेंगे। 5 का इमेज क्या है? 1 है, तो 5 का इमेज 1। 6 का इमेज क्या है? 3 है, 6 का इमेज 3। 7 का इमेज क्या है? 4 है, 7 का इमेज 4। बट यहाँ पे तो 2 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया ना, जिसका मतलब कनेक्शन नहीं है, तो इससे क्या क्लियर हो जाता है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू ना होने के कारण ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों ही होना जरूरी होता है। तो 2 का कनेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और ऑन टू ना होने के कारण ये बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव ना होने के कारण ये इन्वर्टेबल भी नहीं है। तो आंसर में क्या होगा? F is not invertible because F is 1 1 but not on। तो F फंक्शन 1 1 है क्योंकि यूनिक एलिमेंट का इमेज यूनिक है, दैट्स व्हाई F फंक्शन हम लोगों का 1 1 है, बट ऑन टू यहाँ पे नहीं है, इसी कारण ये इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल भी सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। Two, three, four, five. A B C D। ठीक है, 2 3 4 5 A B C D, 2A 3B 4C 5D, 2A 3B 4C 5D। तो इस तरीके से हम लोगों ने F फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अच्छा, F फंक्शन को डिफाइन कर लिया है तो ठीक है, अभी ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं। तो 2 का इमेज A है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज। ठीक है, 3 का इमेज B है, 3 का इमेज B है, तो यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज। 4 का इमेज C है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज। 5 का इमेज D है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज। अभी देखो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और कोई भी एलिमेंट बच रहा है क्या जिसका कनेक्शन यहाँ पे ना हो? ऐसा तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन हम लोग का क्या बन जाएगा? 1 1 और 2 दोनों बन जाएगा, दैट मीन्स इन्वर्टेबल हो जाएगा। आंसर में क्या? F is invertible because F is both 1 1 बोल सकते हो, या 1 1 और 2 बोल सकते हो, या फिर F is बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो F is बाइजेक्टिव फंक्शन, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये एग्जांपल सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, 1 1 और 2 किस लिए हुआ और इसके वजह से इन्वर्टेबल कैसे हुआ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल पे मूव करते हैं। ये एक्चुअली एग्जांपल नंबर 3 था। नेक्स्ट और एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 F from 1 2 3 4 5 6 and by F is equal to 1 2 2 1 2 2 5 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो क्या है, 1 का इमेज 4 है, ठीक है, 2 का इमेज 5 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज फिर से 4 आ गया, दैट मीन्स यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज फॉर्म नहीं हो। यहाँ पे चेक कर लो, F फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, तो 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज फिर से 4 है, तो ये फंक्शन क्या हो चुका है, 1 1 तो नहीं है,
तो 1 1 ना होने के कारण ये हम लोग का क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो पाएगा, बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये इन्वर्टेबल भी नहीं होगा। फिर से चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया ना जिसका कनेक्शन नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, इन टू फंक्शन हो गया, तो इसी वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखा है, एफ इज नॉट इन्वर्टेबल, not invertible because f is neither 1 1 nor on। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रीज़न भी दे दिया है किस लिए ये इन्वर्टेबल नहीं हुआ। तो आई थिंक ये जो बेसिक कंसेप्ट है इन्वर्टेबल का, आई थिंक ये सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इन्वर्स के ऊपर और ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे ताकि सभी लोगों को अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। थैंक यू।